आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बाबर, शेर शाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें गाजी की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? ठीक है, शेर शाह सूरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद गोरी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बाबर। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ा और 1527 में खानवा की लड़ाई में के जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। मालवा के चंदेरी के राजा मेदिनी राय राणा सांगा के सहयोगी थे और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को भी 1528 में पराजित किया। मेदिनी राय की पराजय के साथ ही राजपुताना में विरोध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। खजुआ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। जो इसका सुमेलित है कि धर्मत का युद्ध जो है वो 1658 को हुआ था और यह युद्ध औरंगजेब और मुराद ने राजा जसवंत सिंह को पराजित किया था। राजा जसवंत सिंह और कासिम खान थे जो दारा सिकोह के सेनापति थे, उनको पराजित किया था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 1658 को ये भी हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और मुराद ने दारा सिकोह को इसमें पराजित किया था। खजुआ का युद्ध भी 1658 को हुआ था जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को पराजित किया और देवराई का युद्ध जो था यह भी 1659 को हुआ था। इसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को अंतिम रूप से पराजित किया, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ कहलाते थे और चेट्टी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। वह सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाने के जिम्मेदार थे। वेनिस के लेखक निकोलो मनुची ने अपने संस्मरणों में बंजारों की जीवन शैली का वर्णन किया है और बंजारों के कारवां को टांडा के नाम से जाना जाता था जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है कथन गलत है क्योंकि वेनिस के लेखक निकोलो मनुची ने इसका वर्णन नहीं किया है। इसका वर्णन जो है वो पीटर मुंडी ने किया है। पीटर मुंडी ने इसका वर्णन किया है और पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष हैं? सारनाथ, रामपुरवा, धौली या फिर कालसी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सारनाथ। क्योंकि वाराणसी के निकट सारनाथ में 100 वर्षों से भी अधिक समय पहले खोजी गई सिंह शिखर की सामान्यतया सारनाथ सिंह शिखर के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश या धम्म चक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में निर्मित इस स्तंभ की राजधानी का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के मूल रूप से 5 घटक हैं। ठीक है, 5 घटक हैं। रामपुरवा स्तंभ जो है
रामप्रभा जो स्तंभ है लेख है, इसमें बैल या वृषभ शीर्ष पर है और धौली और कालसी में हाथी का शीर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। कि प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी और गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल पत्र पहला सही है। क्योंकि भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी शुंग थे, उसके बाद कण्व शासन की स्थापना हुई और पहली ईसा शताब्दी में सातवाहन वंशों ने 100 वर्षों तक शासन किया। सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, पैठन और अमरावती थी। सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश का संस्थापक था और नानाघाट में सातवाहन अभिलेखों में राजवंश की सूची में प्रथम राजा के रूप में उल्लेखित किया गया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो इस राजवंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक था, जिसका कार्यकाल 106 से 130 ईस्वी के मध्य रहा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारियों के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है? यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण। तो इसका सही जो क्रम है, सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर पार्थियन और फिर कुषाण आए। तो इसका सही आंसर जो है वो एक ऑप्शन है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद इंडो ग्रीक, जिन्हें बैक्ट्रियन यूनानी भी कहते हैं, इन्होंने 180 ईसा पूर्व से शासन प्रारंभ किया और इसका सबसे इंडो ग्रीक शासकों में से एक थे मीनांडर प्रथम, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर आते हैं शक पे। शकों को सिथियन भी कहते हैं। शकों ने इंडो यूनानियन का भी अनुसरण किया। ये मध्य एशिया के खानाबदोश समूह थे, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शासन शुरू किया। पार्थियन जो थे ये शकों के उत्तराधिकारी बने और कुषाण जो थे, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। उसने 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अमरावती शैली शुंग वंश, गंधार शैली कुषाण, मथुरा शैली मौर्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गांधार शैली कुषाण। क्योंकि गांधार शैली जो है यही जो है सही सुमेलित है। ठीक है, गांधार शैली जो है वो कुषाण काल के दौरान आई थी। ठीक है, जबकि अमरावती शैली जो है वो सातवाहन वंश के शासनकाल में आई थी। मथुरा शैली जो है यह कुषाणों के समय आई थी। ठीक है, और गांधार शैली जो कुषाण काल में तो थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एनादी अमीर किसान, वेल्लल्ला सेना के कप्तान, कैडेसियार निम्न वर्गीय कृषि मजदूर, परियार व्यापारी और कारोबारी। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कैडेसियार निम्न वर्गीय कृषि मजदूर। एनादी जो होता था वो सेना का कप्तान होता था। वेलल्ला जो थे वो धनी किसान होता था। कैडेसियार निम्न वर्गीय कृषि मजदूर होता था और परियार जो होता था कृषि मजदूर, जो जानवरों की खाल पर भी काम करते थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का संगम साहित्य दो समूहों से मिलकर बना है। पहला है 18 मिलक्कड़क्कु और 18 पदिन्निक्किल्ली कड़क्कु। तो कौन सा इसका जो है सही है? तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन जो है वो सही है। संगम साहित्य में तुलकपियम, एट्टुटगोई, पुत्तुपातु और
पदि निखिल कड़क्कू और 2 महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमैथिले शामिल हैं। तुलकपियम की रचना तुलकपियन ने की थी। इसे तमिल साहित्य का आरंभिक कार्य माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है? कावेरीपट्टनम, पुहार, अरकामेड या फिर मुजरिस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मुजरिस। मुजरिस जो है पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित है, जो वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि रज्जुकों को अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया था और धम्म महामात्रों को अशोक के आदेश का पालन न करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, दोनों, दोनों नहीं या फिर केवल दो? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि महाधम्म महामात्र के प्रसार और निगरानी के लिए अशोक द्वारा विशिष्ट अधिकारी थे, जिनकी भूमिका नैतिक आचरण, कल्याण और नैतिक मार्गदर्शन को बढ़ावा देना था, न कि लोगों को दंडित करना। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अशोक ने रज्जुक को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से धर्म का प्रसार करना नहीं था, बल्कि प्रांतों में प्रशासनिक और न्यायिक मामलों की निगरानी करना था। इसलिए पहला कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास में उरार को कहा जाता था किसान ग्रामों का प्रवक्ता, साम्राज्य का राजा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि और महापाषाण गुफाएं। तो कौन सा कथन जो उरार था? तो सही इसका आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, किसान ग्रामों को प्रवक्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। उनके शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य अपने उच्चतम स्तर पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित नवरत्नों के नाम से जाने वाले बुद्धिजीवी कवियों के समूह को कारण उस शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। इन नवरत्नों के विभिन्न कार्य क्षेत्र सिद्ध करते हैं कि चंद्रगुप्त ने कला और साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया था। अगर चंद्रगुप्त के द्वितीय के नवरत्न जो हैं उनमें अमर सिंह, धन्वंतरि, हरिसेन, कालिदास, छपड़क, शंकु, वारामीर, वररुचि और वेताल भट्ट शामिल थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि फाहियान ने समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का भ्रमण किया था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल दो। पहला जो है वो गलत है, क्योंकि फाहियान ने समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ना कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में। वह 3 वर्ष शाही शहर पाटलिपुत्र में रहा और संस्कृत का अध्ययन किया। अशोक के महल को देखकर काफी प्रभावित हुआ। उस महल के पास 2 भव्य मठ थे जहाँ हीनयान महायान के बौद्ध भिक्षु नियमों की व्याख्या में व्यस्त थे। अगला प्रश्न है, नैनार और अलवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? अलवार शिव भक्त थे और नैनार विष्णु के भक्त हैं। नैनारों के भजन कविताएं थिरुमराई के एकत्र की गई हैं और अलवार संतों के भजन कविताएं नलियार देवी प्रबंधन के रूप में एकत्र की गई हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दोनों, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि अलवार जो हैं वो विष्णु भक्त हैं और नैनार जो हैं वो शिव भक्त हैं, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भुक्ति, उपरिक्त, विषय, आयुक्त, वीथिका, भोगपत, ग्राम, ग्रामीण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि भुक्त जो था उपरिक्त था, और भुक्त प्राचीन भारत का एक प्रांत था, और भुक्त के मुखिया को उपरिक्त कहा जाता था। विषय के मुखिया को विषयपत कहते थे, और विषय जो प्राचीन भारत में एक जिला था। वीथिका जो था, वीथिका एक नगरपति या पुरपाल होता था, मतलब नगर के मुखिया को कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे, और प्राचीन भारत में ग्राम कहते थे, और ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।